बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहां पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:03 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से। और जैसा कि आपके इल्म है कि इस वक्त पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का हब बना हुआ है, स्पोर्ट्स के न्यूज़ के हवाले से पाकिस्तान की टीम जो है वो कल इंडिया के खिलाफ एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ा इंपॉर्टेंट और क्रंच मैच खेलेगी। और अगर पाकिस्तान की टीम इस मैच को ड्रॉ करने में भी कामयाब हो जाती है तो फिर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। इस लिहाज से ये मैच एक क्वार्टर फाइनल की हैसियत इख्तियार कर चुका है। और साथ साथ क्रिकेट बोर्ड के हवाले से भी नित नई खबरें सामने आ रही हैं। अभी रिसेंट जो अपडेट हुई है वो ये कि चीफ सेलेक्टर मुकर्रर कर दिया गया इंजमाम उल हक साहब को। और आज हम चीफ सेलेक्टर से ही जब गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे तो हमारे साथ एक बड़े ज़बरदस्त क्रिकेट पर्सनैलिटी मौजूद हैं कि जो 2 से 3 मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बतौर चीफ सेलेक्टर सर्व कर चुके हैं। सिलेक्शन कमेटी में 12 उन्होंने अपनी खिदमात दी। लेकिन इन तमाम तारुफ के बावजूद अगर मैं सिर्फ एक जुमला बोलता हूं कि बेंगलोर के हीरो, तो यकीनी तौर पे इनका नाम फिर किसी ना तारुफ का मोहताज रह जाएगा ना किसी तारीफ का मोहताज रह जाएगा। पाकिस्तान के बेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर, जब जब पाकिस्तान में स्पिन बॉलिंग की बुक लिखी जाएगी इनके तस्करे के बगैर ना ये किताब मुकम्मल होगी ना ये किताब जो है कभी भी शाया हो सकेगी। 999 फर्स्ट क्लास विकेटें इनके कैरियर में इनके नाम के आगे दर्ज हैं। 50 टेस्ट मैचेस के लिए 171 विकेटें ये टेस्ट क्रिकेट में हासिल कर चुके हैं। और ये तो इनकी बॉलिंग की बात थी, लेकिन बैटिंग में भी इन्होंने कई मरतबा पाकिस्तान को अपनी ज़बरदस्त और दिफाई बैटिंग से बचाया। और एक ऐसे मौके पर इंग्लैंड में कि जब पाकिस्तान को टेस्ट मैच सेव करने की ज़रूरत थी तो बगैर जो है खौफ ख़तर ये मैदान में उतरे। बॉब विलिस जैसे बॉलर का इन्होंने सामना किया, उनका बाउंसर भी इनके सर पे लगा, लेकिन उसके बावजूद ये डटे रहे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की खातिर, क्योंकि पाकिस्तान को इनकी ज़रूरत थी। हमारे साथ बर्थडे बॉय मौजूद हैं कि 2 दिन पहले हमने इनको अपने शो में विश किया और हमारी ख्वाहिश थी कि इसी वीक अपने शो में इनको मदू करें। और इनके इंतहाई मशहूर है कि अपनी गुनगु मसरूफियात में से वक्त निकाला पाकिस्तान के ज़बरदस्त लेजेंडरी लेफ्ट आर्म स्पिनर इकबाल कासिम साहब ने और हमें इस शो में ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई, सर कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। आपकी गैर मौजूदगी में भी हम आपका बहुत तस्करा करते हैं और आपकी बर्थडे भी थी, तो कैसी बर्थडे वगैरह गुजरती है अब? वो तो बर्थडे क्या होना था, 1 साल का मुझे तो ज़िंदगी का ही तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, मालिक का। सर आप हमारे हीरो हैं और अल्लाह ताला आपको सेहत दें, तंदुरुस्ती दें, सलामती दें और आपके घर वालों पे आपका साया इसी तरह सलामत रखें। और ऐसी कई सैकड़ों बर्थडे जो है आप सेलिब्रेट करते रहें और अपने शो में हम आपका तस्करा करते रहें। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ ने साबिक टेस्ट क्रिकेटर सरफराज नवाज की पेंशन बहाल कर दी। पाकिस्तान शाहीन्स ने दौरे ऑस्ट्रेलिया में अपने पहले वनडे मैच में पापुआ न्यू गिनी को 224 रन से शिकस्त दे दी। क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रॉफी बांग्लादेश पहुंच गई, पद्मा ब्रिज पर रोनुमाई। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा पाक भारत टाकरा कल चेन्नई में खेला जाएगा। कौमी टीम के कप्तान उमर भट्टा भारत को भारत में शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म। भारतीय कप्तान ने टाकरे को इंतहाई शिद्दत वाला करार दे दिया। एशियन गेम्स हॉकी इवेंट का शेड्यूल जारी। इवेंट 24 सितंबर से 7 अक्टूबर तक होगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत का मैच 30 सितंबर को खेला जाएगा। पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन के ज़ेरे निगरानी रेफरी कोचेज एंड रिफ्रेशर कोर्स लाहौर में मुनक्किद। चीन, फिलिपाइन, नाइजीरिया और मुल्क भर से खिलाड़ी, रेफरीज, कोचेज की शिरकत। क्वालिफाइड कोचेज कर्नल नसीम बट और इम्तियाजुल हसन ने नए कवानीन के बारे में आगाही दी। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज। इकबाल भाई से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। इकबाल भाई, सबसे पहले क्योंकि मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में भी चीफ सेलेक्टर का तस्करा किया, आपने ये बड़ी कामयाबी के साथ पाकिस्तान को सर्व किया है। आपको भी सुना है कि ऑफ़र थी चीफ सेलेक्टर बनने की, पहले तो इस ऑफ़र के बारे में बताइएगा, फिर मैं ज़रा इंतज़ाम की तरफ आता हूँ। जी, ज़का साहब ने बुलाया था और उन्होंने कहा था कि भाई आप पिछले टेन्योर में भी मेरे ख्याल है उनके साथ मैंने एज ए चीफ सेलेक्टर काम किया था, तो उनका ये ख्वाहिश थी कि मैं ये जॉब ले लूं, मगर क्योंकि गैप काफ़ी लंबा था तो इसलिए मैंने कहा कि इस वक्त मुनासिब नहीं है, वक्त कम है, क्योंकि एशिया कप और वर्ल्ड कप और टीमें दोनों टूर्नामेंट बड़े नज़दीक हैं, तो लिहाजा मैंने इसलिए से माज़रत कर ली। ठीक, तो इकबाल भाई, लेकिन आप क्रिकेट से तो जुड़े हुए हैं, क्रिकेट में तो आपकी निगाह है, तो उसके बावजूद भी क्या ये जो प्लेयर खेल रहे हैं ऑलमोस्ट वही तमाम प्लेयर हैं जो माजी में भी खेलते रहे, तो अगर आप ये ओहदा कबूल कर लेते तो क्या ये बेहतर नहीं होता? नहीं, कर सकते थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मगर मैं समझता हूँ कि जो प्लेयर है ना वो भी, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो 5-6 साल की गैप की वजह से वो शायद नाम तो जानते हैं लेकिन मुझसे वाकफियत नहीं है, तो कंफर्टेबल का जो लेवल है वो इंसान को नहीं मिलता है, तो वो फिर
एक टीम जो है ऑलरेडी बनी हुई है, सेट हुई भी है, और उसको जाके मेरे ख्याल है उसमें कोई अभी कोई गुंजाइश ऐसी थी भी नहीं। तो मैंने कहा था कि भाई थोड़ा वक्त लगेगा, मगर क्योंकि वक्त कम है तो लिहाजा इसको उसी को करने देना चाहिए जो करंटली चल रहा है। अच्छा, आपकी कुछ ना कुछ यकीनी तौर पर बात होगी, टर्म्स एंड कंडीशन तो यकीनी तौर पर आपने अपने जहन में सोचे होंगे, तो क्या आपने ये सोचा हुआ था कि अगर जो मैं इनसे कहूँगा क्या ये मेरी बात मान लेंगे? आपको उनका मिजाज कैसा लगा? थोड़ा सा रिजिड लगे, आपको लगा कि थोड़ा सा बोल्ड है कि इकबाल कासिम साहब जैसी कदावर शख्सियत अगर अपनी सिलेक्शन कमेटी मांग रही है तो वो आपको दे देते? नहीं, मेरा ख्याल है मैं तो उनके साथ क्योंकि पहले काम कर चुका हूँ तो लिहाजा मुझे तो कोई इतना इशू नहीं था कि मुझे कोई शिकायत थी कि यार उनको मेरी टीम नहीं देंगे, या मुझे उन्होंने कहा था कि जी आप अपनी टीम भी बना लें, कोई इशू नहीं है, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। वो बेसिकली तो वो जब भी जिससे बात करते हैं वो उसको एम्पावर तो कर ही देते हैं, और तो इसलिए पावर का कोई इतना इशू नहीं था। ठीक है। अच्छा इकबाल भाई, आप किस चीज़ के हक़ में हैं? क्योंकि अभी जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है इसको हेड तो करना है इंज़मामुल हक़ साहब, लेकिन इसमें मिकी आर्थर भी हैं, ब्रैड बर्न भी हैं। तो अगर मैं एक सवाल आम नाज़रीन की जानकारी के लिए, अगर इकबाल भाई आ जाते तो क्या आप गैर मुल्की सिलेक्टर्स के हक़ में होते? क्योंकि अभी आपने खुद इस बात पर सिलेक्शन कमेटी की चेयरमैनशिप कबूल नहीं की कि आपने प्लेयर को देखा नहीं था। तो जो ब्रैड बर्न है या मिकी आर्थर है, ये डोमेस्टिक प्लेयर को तो शायद जानते नहीं होंगे, तो आपका इसमें क्या थॉट होता? मैं समझता हूँ कि इसमें मैं इसके वैसे फॉरेन कोचेस के तो मैं ज़ाती तौर पे हक़ में नहीं हूँ। मेरा ख्याल है कि वो कोच जो टीम के साथ है मैं उसी से बात करता और उसी से अगर इनपुट लेता कि भाई क्या सिचुएशन है, क्योंकि कोच के साथ साथ सारी सिलेक्शन कमेटी में भी है। जी पूरा उन्होंने जो पिछला सेटअप था उसमें तो मिकी आर्थर का बहुत बड़ा रोल था, और वो टीम में बनाने में भी और उसमें भी इनका बहुत इशा था। लेकिन मेरा ख्याल था कि अगर मैं ये लेता तो मैं उस कोच को प्रेफर करता जो फील्ड के ऊपर काम कर रहा है। मैं उसके साथ बात करता, कैप्टन से बात करता, उस कोच से बात करता, चाहे वो फील्डिंग कोच हो चाहे बैटिंग कोच हो, मैं उन लोगों से बात करता ज़रूर। ठीक है। तो ये जो इंज़मामुल हक़ ने इस मौके पे सिलेक्शन कमेटी की चेयरमैनशिप कबूल की है कि अभी एशिया कप भी होने वाला है, फिर वर्ल्ड कप भी है, ये कितना फूलंगा सेज है और कितना आपकी दानिश में कांटों भरा ताज साबित हो सकता है? मेरा अपना ये ख्याल है कि देखिए आधा काम तो जो पिछली सिलेक्शन कमेटी थी उसने कर दिया है। वो उन्होंने एक पूल बना दिया, टीमें सक्सेस भी हो गई, श्रीलंका में पाकिस्तान टीम ने अच्छा परफॉर्म किया, और मैं समझता हूँ कि अब सिर्फ फाइन ट्यूनिंग की बात है कि उन लड़कों में को बहुत ज़्यादा रद्द-बदल करने की ज़रूरत नहीं है। वो टीम बड़ी जेल होकर खेली है श्रीलंका में, और बाबर की कप्तानी में मेरा ख्याल है अच्छा परफॉर्म किया है उन्होंने। और आप ये देखिए कि बाबर हमारे यहाँ ज़्यादातर हर मैचेस में वही परफॉर्म कर रहा था, मगर इस दफ़ा ऐसा हुआ कि दूसरे प्लेयरों ने जो है टेक ओवर कर लिया, जिसमें आगा है, वो दानिश है, तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर जो थे जो नई शान मसूद है जो नहीं कर रहे थे, वो उन्होंने रन्स करना शुरू कर दिए। तो ये अच्छा साइन था, और मैं समझता हूँ कि एशिया कप के मौके पर और वर्ल्ड कप के बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर ये टीम दोबारा से जो है बड़ी अच्छी तरीके से खड़ी हो रही है, और आई थिंक इसको इसी में बहुत ज़्यादा इसमें तब्दीली की ज़रूरत नहीं है। सर आपसे समझते हैं कि क्योंकि ठीक है अभी आप सिलेक्शन कमेटी से तो वाबस्ता नहीं है, लेकिन आपकी जो ईगल आई है उस पर भी कोई दो राय नहीं, आप समझते हैं पाकिस्तान की टीम इस वक्त वर्ल्ड कप के लिहाज से तरतीब पा चुकी है? क्योंकि मिकी आर्थर का यह कहना था कि जो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज़ थी वो एक लिटमस टेस्ट था, और इस लिटमस टेस्ट में जो है वही तकरीबन टीम है जो वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी। मेरा ख्याल है कि वो बात दुरुस्त है इस लिहाज से कि वो टीम जो है जो इन्होंने ब्लॉग बनाया हुआ है, जो अच्छा काम करके गई थी पिछली सिलेक्शन कमेटी के, वो ब्लॉग इन्होंने बना दिया था 25-30 लड़कों का। वही लड़के जो हैं वो अब ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। उन्हीं लड़कों में से जो प्लेयर फॉर्म में हैं उनको मौका देना चाहिए, जैसे दानिश है, आगा है, बहुत सारे ऐसे दानिश। आप किसको, दानिश अजीज़ की बात कर रहे हैं? नहीं, वो अपने जो
नंबर 4 पे लड़का खेल के गया है, सऊद शकील। सऊद शकील। अच्छा। सऊद शकील जो है वो बड़ी अच्छी फॉर्म में है, और आगा जो है वो बड़ी अच्छी फॉर्म में है। ये लड़के बहुत अच्छा कर रहे हैं, और ये ख़ास तौर पे लोअर ऑर्डर के अंदर जो जहाँ हमें डिफ़िकल्टी आ रही थी वो फॉर्म में है। शान मसूद ने भी रन्स करने शुरू कर दिए हैं, इमामुल हक ने भी अच्छा परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है वर्जन, वनडे वाला वर्जन जो है ये लंबा वर्जन है, ये T20 वाला नहीं है। तो ये जो टीम है ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि ये लड़के जो हैं वो काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं इंशाल्लाह। इकबाल कासिम साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन ब्रेक मुझे लेना होगा। सिलेक्शन के हवाले से और भी कुछ जो इकबाल भाई की राय से हम मुस्तफ़ीज़ होना चाहेंगे कि किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस को ये पाकिस्तान में देख रहे हैं। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम सिलेक्शन कमेटी के हवाले से बात कर रहे थे, और इकबाल भाई का एक स्टेटमेंट भी सामने आया कि अगर मैं सिलेक्शन कमेटी को हेड करता तो मैं सरफराज अहमद को टीम में ज़रूर शामिल करता। इकबाल भाई, आपके ना होने से सरफराज का भी चांस रह गया। मेरा ख्याल है कि ये थोड़ी सी मेरी अपनी राय है, हर एक चीफ सेलेक्टर की अपनी राय होती है। मेरा ये ख्याल था कि ये जो दोनों टूर्नामेंट हैं इसमें हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना चाहिए था, क्योंकि जो टीमें आपका इंडिया से ज़्यादा मुकाबला होना है, और फिर वर्ल्ड कप में और भी बहुत सारी टीमें आएंगी, तो उसमें आपका ज़रूरी है कि एक्सपीरियंस लोग हों जो इस प्रेशर ले सकें। और दोनों हमारे विकेट कीपर जो थे बहुत अच्छा कर रहे थे, और ये रिजवान भी अच्छा कर रहा था, ये अपना सरफराज भी अच्छा कर रहा था। इनको रहने देते, आप अपने पूल में एक लड़के को और विकेट कीपर को रख लेते, और अगर ज़रूरत पड़ती तो आप। लेकिन सर, जिस तरह सरफराज इक्वली गुड हैं, जिस तरह रिजवान है, दोनों वही सूरत हाल है जो मोइन खान और राशिद लतीफ़ की सूरत में माजी में थी। आपको लगता है इस मौके पे अगर हम सरफराज को आखिरी टूर्नामेंट खेलने का मौका देते, क्योंकि हारिस को अगर लेकर जाते हैं तो बहुत टाइम है हारिस के पास, अभी यंग है और क्रिकेट उनकी भी बहुत बाकी है, तो सरफराज को लेके जाते इस टूर्नामेंट के बाद, एक उनको अच्छा सा सेंड ऑफ करते, और फिर जो है वो हारिस का एरा शुरू होता। हम जल्दी नहीं कर रहे हारिस को खिलाने में। देखिए, मैं सरफराज की बात करूँगा। सरफराज को कोई सिंपैथी वोट नहीं दे रहे। मेरा वोट इसलिए है कि वो एक्सपीरियंस आदमी है, और पाकिस्तान को अगर एक अपोजिशन टीमों के साथ खेलना है और तो जहाँ पर नाम और एक्सपीरियंस का बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसे प्लेयर जो आपके पास एक्सपीरियंस है, एक तो बहुत कम लोग हैं, और जो भी हैं उनको भी अगर आप नहीं इस्तेमाल करेंगे तो फिर यंगस्टर के ऊपर सारा बोझ डाल देंगे, तो वो तो मुनासिब बात नहीं है। आप उस लड़के को जो हारिस को रखना चाहते हैं ज़रूर रखें, आप अपने ग्रुप में रखें, और बवक्त ज़रूरत उसको बुला लें, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है इतना बड़ा। मगर सरफराज का ये जो टूर्नामेंट है, ये एशिया कप और वर्ल्ड कप, मेरा ज़ाती राय ये है कि ये दोनों लड़कों को, एक्सपीरियंस प्लेयर्स को रखना चाहिए था हमें। अगर कि इनमें से जो भी अच्छा कर रहा है उसको खिलाएं, जो जब वो आउट ऑफ फॉर्म हो तो फिर आप दूसरे को मौका दे दें। ये ज़रूरी नहीं होता कि दोनों प्लेयर हैं तो हम दोनों को भी खिलाएं, ना खिलाएं, आप एक को खिलाएं, एक को रिजर्व में रखें, लेकिन वक्त ज़रूरत, जैसे इस दफ़ा रिजवान की ज़रूरत पड़ेगी, देखिए सरफराज को अनफिट हुआ, रिजवान ने टेक ओवर कर लिया, तो ये एक्सपीरियंस था तो ये फ़ायदा हुआ ना जी। तो यही चीज़ आपको रखनी चाहिए मलूज़ खातिर। अच्छा भाई, इंज़मामुल हक के जब चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी इनका अनाउंसमेंट हुआ तो कई फॉर्मर क्रिकेटर्स ने और क्रिकेट से जुड़े लोगों ने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि इमाम अभी खेल रहे हैं और पहले भी इंज़माम पे इस हवाले से तनकीद हुई, तो अभी इंज़माम अपॉइंटमेंट जो है शायद थोड़ा सा जो इस पर तनकीद की जाए। आपको क्या लगता है कि इमाम का होते हुए इंज़माम को क्या ये दोबारा एक्सेप्ट करना चाहिए था? देखिए, ये तो हर एक का इनफरादी फ़ैसला होता है, और ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ इंज़माम जो है, क्योंकि वो कप्तान भी रह चुके हैं, एक्सपीरियंस आदमी हैं, वो इन चीज़ों को समझते हैं कि जायज़ क्या है और नाजायज़ क्या है।
तो इसमें इतनी कोई ऐसी बात ऐसी नहीं है। अगर प्लेयर फॉर्म में होगा वो नाइंसाफ़ी क्यों करेंगे? वो अगर प्लेयर फॉर्म में होगा तो वो खिलाएंगे, नहीं फॉर्म में होगा तो वो नहीं लेंगे। इतना बड़ा क्रिकेटर जो पाकिस्तान के कप्तान भी रहा हो, उसका अपना एक स्टैंडिंग है, उसकी अपनी सीनियरिटी है, वो इन चीज़ों को, उसकी अपनी भी इज्जत स्टेक पर है, तो वो कोई ऐसा काम बिलो द बेल्ट वाला नहीं करेंगे जो नुकसानदेह हो। अच्छा वाली, आपने सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन के तौर पे तो मना कर दिया, लेकिन अभी बहुत सारी ऐसी ओपनिंग है कि जहां आप जैसे जहां दीदा तजुर्बेकार और एक्सपीरियंस प्लेयर की, एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत है कि जो आपने काम किया नेशनल बैंक के लिए वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं। अगर क्रिकेट बोर्ड आपको इस सेटअप में किसी और ओहदे पे, किसी मौजू पोजीशन पे अगर ऑफर करता है तो क्या आप अवेलेबल हैं और आप काम करना चाहते हैं इस क्रिकेट बोर्ड के साथ? देखिए अली, मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी ज़ाती ख्वाहिश तो यह है कि कोई ऐसा काम जो क्रिकेट बोर्ड चाहता हो कि यार ये हम ये कंप्लीट करवा लें या इसको बेहतर करवा दें या इसमें कोई अच्छी बेहतरी आ जाए, मैं वो करने को बिल्कुल तैयार हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। मगर मैं ये पहले भी कह चुका हूँ और ये ज़का साहब को भी मैंने जब मुलाकात हुई थी तब भी मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा सर आप कोई और काम अगर आपको ज़रूरत होगी तो मैं हाजिर हूँ। तो मैं आपके फोरम पे भी ये कह रहा हूँ कि जी क्रिकेट बोर्ड में पाकिस्तान के लिए काम करना एक ऑनर होता है, और ख़ास तौर पे जहाँ आपने खेला हो और जिस गेम के बारे में आपको इतनी नॉलेज हो, इतना सब कुछ हो, तो वो आप चाहेंगे कि आगे किसी को कन्वर्ट किया जाए और मालूमात अपनी जितनी भी है वो दी जाए। और अगर मेरी किसी एक्सपर्टीज से कोई फ़ायदा हो सकता है तो पाकिस्तान को क्यों नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपने नॉलेज की बात की तो अब मुझे मौजूद तो चेंज करना था, लेकिन आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आपका एक और भी स्टेटमेंट था कि पाकिस्तान ने असगर और जफ़र गौर जैसे लेफ्ट आर्म स्पिनर ज़ाया किए हैं। आपको लगता है कि एक बड़ी अच्छी खेप आई थी जिसमें असगर भी थे, फिर जफ़र गौर भी थे, फिर नौमान अली भी उस खेप का हिस्सा थे, जुल्फ़िकार बाबर भी लाइन में लगे थे, उमर खान एक लेफ्ट आर्म स्पिनर आए थे, वो भी बड़े अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, काशिफ भट्टी एक बड़े अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। तो एक बड़ी अच्छी खेप आई थी, हमने अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ उनको नहीं दी और दानिस्ता तौर पर कुछ को ख़राब किया और दानिस्ता तौर पर कुछ को मौके दिए। नहीं, जो मैंने बात की ना लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की ज़ाया होने की, वो इसलिए किए कि हम डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे ना, हम अपनी नीड के मुताबिक, जो कैप्टन होता है ना उसकी ये ख्वाहिश होती है कि मैं T20 का अगर टूर्नामेंट हो रहा है तो मैं इसको जीत जाऊं, तो उसके लिए वो जो बेस्ट पॉसिबल होता है वो उसको ले लेता है। अब उसमें क्या हो जाता है कि बाद दफ़ा जो यंगस्टर्स बच्चे जो होते हैं वो अपना जो नॉर्मल एक्शन है या नॉर्मल उनकी बॉलिंग है जो लंबे वर्जन के लिए होती है, फर्स्ट क्लास से खेल के आते हैं वो फिर आके वो चेंज हो जाता है, फिर वो रन बचाने के चक्कर में लग जाते हैं या उनका जो फ्लाइट वगैरह होती है वो कम हो जाती है, तो उससे क्या है कि फिर वो दोबारा से वो अपने उसमें नहीं जाते और ना ही उनकी वो बॉलिंग वैसी रहती है जो पहले उनको नेचुरल जो इनका जो था। तो मैं समझता हूँ ये आइडेंटिफिकेशन हो जानी चाहिए कि भाई अगर बच्चा शुरू से कोई अगर अच्छा है, मैंने अंडर 19 पे ये गौर की बात की थी, वो उसको देखा था, ये असगर की बात की थी, मैंने उसको भी अंडर 19 में देखा था। ये दोनों बच्चे जो थे वो अच्छे थे और अच्छा परफॉर्म करते, बैटिंग भी गौर तो अच्छी कर लेता था, मगर अनफॉर्चुनेटली वो एक मैच खिला के फिर उसके बाद वो गायब ही हो गया, समझ ही नहीं आई कि उसको क्या हुआ। में आजकल परफॉर्म कर रहे हैं तो वो ऐसी असगर के साथ भी हुआ कि वो बेहतरीन लेफ्ट आर्म स्पिनर था और अच्छा आपने भी स्टडी की होगी उसके जो परफॉर्मेंसेस थे, मगर उसके बाद उसको हमने सही यूटिलाइज नहीं किया। वो उसको हम खिलाते गए, वो तो खेलता चला गया, वो T20 में फिर वो रन सेविंग के ऊपर चला गया, तो वो उसकी जो नेचुरल एबिलिटी थी उसको इफेक्ट करेगी। और राइट, हम बात करें इकबाल कासिम साहब से, थोड़ा सा क्रिकेट बोर्ड के मामला के हवाले से बात करते हैं। सर, ये जो अभी कमेटी बैठी, एक पूरा इजलास हुआ पाकिस्तान में और पाकिस्तान क्रिकेट की को जो लोग उसको फॉलो करते हैं, बच्चे को पता था कि 4 होना 4 पाकिस्तान को इंडिया जाना ही जाना है। ये कमेटी बिठाना, इजलास करना, ये कहना कि हम नहीं जाएंगे, कभी मजारी साहब कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, नहीं जाना चाहिए, मेरी ज़ाती राय नहीं जाना चाहिए। आप इंडिया में खेले हुए भी हैं, आपकी इंडियन प्लेयर से भी दोस्ती है, क्या पाकिस्तान ये अफोर्ड कर सकता था कि इंडिया ना जाए? और जब नहीं कर सकता तो इतना फिर धूम धड़का करने की ज़रूरत की थी ये कि हम नहीं जाएंगे, हम इजलास करेंगे, हम इस पर फैसला करेंगे? देखिए अली, बात यह इंडिया से का जो इशू है ना, वो हर बोर्ड के लिए, हर हुकूमत के लिए प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जब आईसीसी का हम डिस्टिंग्विश ये नहीं कर रहे थे, एशिया कप के लिए भी आपका इशू हुआ था, हम आईसीसी के मेंबर हैं और हमें दुनिया के साथ चलना है।
दुनिया अगर आईसीसी के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक, देखिए लास्ट टाइम आपको पता है इंडिया ने हमारे से खेलने से इनकार किया था, तो फिर वॉकओवर हो गया था और फिर फाइन भी हुआ। तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे कि जगहसाई हो। तो अगर कोऑर्डिनेशन अच्छी होगी और गवर्नमेंट के दरमियान, पीसीबी के ऑफिशियल के दरमियान, इवन पीसीबी के अंदर जो है वो इसमें पहले मुज़ाकरा हो जाना चाहिए बिफोर कमिंग आउट। आप मार्केट में आने से पहले अंदर अपना फैसला कर लें कि हमने करना क्या है। होता ये है कि हमारे यहाँ जो 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 चेयरमैन होता है वो सारे शॉट्स उसको खेलने होते हैं, उसी ने मीटिंग में अटेंड करना होता है, उसी ने फैसला करना होता है। तो वो पहले मशावरत करके जाए तो अपने स्टांस पे खड़ा रहे तो फिर तो सही बात है। वरना होता क्या है कि एक कुछ बोल रहा होता है, एक दूसरा कुछ बोल रहा होता है, जबकि ये पता है कि हमें आईसीसी के रूल्स के मुताबिक हमको फॉलो करना है और हमने दुनिया में रहना है, तो हम सबके साथ चलेंगे तभी काम चलेगा ना। राइट है। हम बात करें इकबाल कासिम साहब से, इस वक्त हम ब्रेक लेंगे। जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इकबाल कासिम साहब की जो शख्सियत है, इसके मुख्तलिफ पहलू हैं और एक ऐसी किताब है कि इसके हर वक्त के ऊपर एक अलहदा तहरीर लिखी होती है जो एक एक बाप के बराबर होती है। इकबाल कासिम साहब जब तक नेशनल बैंक से वाबस्ता रहे, इनका एक और भी बड़ा खासा रहा कि जो भी प्लेयर अंडर 19 में परफॉर्म करता था उसको सबसे पहले डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स देने वाले, क्रिकेट देने वाले इकबाल कासिम साहब ही होते थे और नेशनल बैंक से ही वो खेलता था। अगर मैं नाम लूँगा तो शायद शो का वक्त ख़त्म हो जाए। सलमान बट, खालिद लतीफ़, खुर्रम मंजूर, फवाद आलम, हम्माद आजम, मोहम्मद आसिफ, ये तमाम वो ऐसे प्लेयर हैं, समी असलम, कि जो सबसे पहले नेशनल बैंक से खेलें, स्टेट बैंक से भी खेलें, लेकिन नेशनल बैंक से भी बहरहाल इनमें से कुछ खेलें। लेकिन क्या वजह है कि जिस यंग टैलेंट को इनकी ईगल आई भांप लेती थी उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सका और अब बहुत सारे ऐसे प्लेयर जो नेशनल बैंक से खेले अपने इब्तिदाई दौर में, वो पाकिस्तान छोड़ के अमेरिका जा रहे हैं। अभी फवाद आलम के बारे में भी खबरें कि फवाद आलम भी जो है वो रिटायरमेंट का फैसला कर चुके हैं और वो अब यूएसए में जो है बतौर लोकल प्लेयर लीग क्रिकेट खेलते नजर आएंगे। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा इस मुद्दे पे बात करेंगे पाकिस्तान के लेजेंडरी लेफ्ट आर्म स्पिनर इकबाल कासिम साहब से। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि जिस यंग टैलेंट को इकबाल कासिम साहब और इनकी जो डिपार्टमेंट की टीम थी उस आइडेंटिफाई करती थी, उसको नर्चर करती थी, वो टैलेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों सही से यूज़ नहीं कर सका। इकबाल भाई, अभी फवाद आलम के बारे में भी खबरें, इससे पहले समी असलम नाराज़ होकर चले गए, खुर्रम मंजूर को आपके डिपार्टमेंट ने खिलाया, खालिद लतीफ़ मसाइल का शिकार हो गए, उनको भी सही तरीके से शायद हम पैम्पर नहीं कर सके या सही तरीके से मौका नहीं दे सके। फिर सलमान बट, जब आपने आमिर को मौका दिया, सलमान बट को मौका नहीं दिया, फिर आसिफ भी आपके पास खेले, उनको भी वो दोबारा से उस तरह से मौका नहीं मिला। तो क्या आप समझते हैं कि क्रिकेट बोर्ड क्या सही से प्लेयर्स की जो मसाइल हैं इस पर काम नहीं कर पाता या इनके टैलेंट को सही से परख नहीं पाता? देखिए, इसमें दो इश्यूज हैं, एक तो डिपार्टमेंट का रोल है और एक बाद में पीसीबी का रोल आता है। डिपार्टमेंट के रोल में जितने भी डिपार्टमेंट है, मैं सिर्फ नेशनल बैंक की बात नहीं करूँ तो ज़्यादती हो जाएगी, क्योंकि पीआईए ने, वापडा ने, सब ने, जितने भी यंगस्टर्स जो सर, मैंने आपको इसलिए तस्करा किया क्योंकि अमूमन हमने देखा अंडर 19 से लड़के सीधे उठे और नेशनल बैंक से खेले। जी, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है आपकी, मगर सबका कंट्रीब्यूशन रहता है यंगस्टर्स को लेने में। अब रह गई बात कि ये लड़के जो हैं, हमारा जो रोल था वो यही था कि जो यंगस्टर्स अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अंडर 19 लेवल पे, तो उनको हम पाकिस्तान के नेशनल बैंक के लेवल पे या पीआई के लेवल पे या वापडा के लेवल पे फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर इनको इंट्रोड्यूस कराएं, जो हम लोग करते रहे। और उसके बाद जब वो माशाल्लाह उनको पूरी पैटर्नाइजेशन होती है, उनको बाकायदा से उनकी हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है, और उसके बाद जब वो प्लेयर बन जाते हैं तो फिर जिम्मेदारी शुरू हो जाती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होता ही है कि बाद दफ़ा सिलेक्शन कमेटी में उनको कंसिडरेशन नहीं मिलती है, जगह नहीं मिलती है, क्योंकि ऑलरेडी टीम में कुछ लड़के जो हैं वो ऑलरेडी खेले हुए होते हैं, कुछ लाइक्स एंड डिसलाइक्स के ऊपर भी होते हैं, तो सिलसिला चलता रहता है। उसमें बाज़ लड़के डिसहार्टेंड हो जाते हैं। जब फवाद आलम की बात है, ये तो आप देख लीजिए, बड़ा ग्लेयरिंग इशू है कि वो खेलते हुए भी अभी, हालांकि अभी तक रिटायरमेंट उसने नहीं दी है, मगर उसको अभी करंटली पिछले दिनों खेलता रहा है, वो आया है टीम में, लेकिन उसको कैंप में भी बुलाने की कोशिश नहीं की गई कि बुला के उससे बात कर लेते हैं कि भाई अब आपने मज़ीद खेलना है या नहीं खेलना है, या आपको अब हम चाहते हैं कि आप रेस्ट कर लें।
तो ये एक इशू है जो सबको ये प्रॉब्लम होती है। इवन मिसबा फिर सबको इस बात की शिकायत है कि भाई यार एकदम लोग जो है ना वो। अच्छा, अब ये जो जिनका आपने नाम लिया, मिसबा का, हफीज़ का आपने नाम लिया, अब यही मिसबा यही हमें हफीज़ मौजूदा रजीम में हमें नज़र आएंगे। आपको लगता है कि अब जब ये खुद ये सारी चीज़ें भुगते हुए हैं तो अब यहाँ से मामलात में सुधार हो सकता है या होना चाहिए या इनको करना चाहिए? आई एम श्योर कि क्योंकि मिसबा को कमेटी का हेड किया है उन्होंने, तो ये सारे इश्यूज जो है ये उनको नज़र में हैं। और बीइंग कैप्टन भी रह चुके हैं, प्लेयर भी रह चुके हैं, और इवन कोचिंग में भी, असाइनमेंट में, तो उनका भी माशाल्लाह वसी तजुर्बा है। तो आई होप कि वो इन तमाम इश्यूज़ को और बहुत सारे दूसरे इश्यूज़ को वो एड्रेस करेंगे। ठीक है। अच्छा, बोर्ड के अगर मैं इस तरफ आता हूँ, क्योंकि आप माशाल्लाह एक बड़े ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे, ये बोर्ड इस वक्त आपको लगता है कि दुरुस्त संत में चल रहा है, अनसर्टेनिटी बोर्ड के अंदर है, लेकिन उसके बावजूद ऐलानात बड़े बड़े किए जा रहे हैं? जैसे अभी बात हो गई जिना गांधी सीरीज़ के हवाले से कि इंडिया हमसे खेलने को तैयार नहीं है, हम उसके मिन्नतें तरल्ले कर रहे होते हैं। इधर रमीज़ राजा साहब जो आपके फॉर्मर कुलीग भी हैं, वो भी कह के चले गए कि भाई बायलैटरल सीरीज़ के तो कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ज़का अशरफ साहब कह रहे हैं जी हम जिना गांधी सीरीज़ खेलना चाहते हैं। देखिए ये तो सब इश्यूज जो है ना गवर्नमेंट लेवल के हैं, और इंडिया से जो रिलेशनशिप है हमारी, जब तक कि वहाँ की गवर्नमेंट नहीं चाहेगी तो आपको टूर्नामेंट ज़बरदस्ती खेलने तो नहीं जा सकते हैं। तो पहले तो बायलैटरल सीरीज़ के लिए ज़रूरी है कि रिलेशनशिप अच्छे हों और उनको सिग्नल मिले BCCI को कि वो लोग भी अपनी टीम को भेजें और हमारे साथ खेलें, तब कहीं जाके बात होगी। इवन स्टार्ट करें अगर अंडर-19 लेवल से, तब भी बहुत अच्छा है। मैं समझता हूँ कि दोनों टीमें की, A टीमें या अंडर-19 की टीमें एक्सचेंज होना सर, आपको याद है उस ज़माने में निसार ट्रॉफी होती थी, डोमेस्टिक की टीम एक दूसरे की चैंपियन टीम में जाती थी? जी, वो तो बात सही है आपकी, मगर जब तक कि ये रिजॉल्व नहीं होगा गवर्नमेंट लेवल पे, मेरा नहीं ख्याल है कि हमेशा आप देखिए लास्ट मोमेंट पे यही होगा कि वो आप कह देंगे हम नहीं आ रहे, वो कह देंगे हम नहीं आ रहे हैं, वही ये सिलसिला चलता रहेगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि इसको रिजॉल्व होना चाहिए, ICC इसमें कोई रोल प्ले करे और दोनों बोर्डों को समझाए कि भाई आप क्रिकेट क्योंकि दोनों तरफ जो है लोग अच्छी क्रिकेट देखना चाहते हैं। वो देखिए फाइनेंशियल, शायद इंडिया वाले इस चीज़ को समझ रहे हैं कि हमें फाइनेंशियली कोई नुकसान पहुंचाएंगे, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, ना उनको उनके बोर्ड को कोई फ़र्क पड़ेगा, ना हमें। तो सर, मैं आपकी गुफ्तगू से क्या एहसास लूँ कि मोदी का ये रवैया जो भारतीय क्रिकेट की और इंटरनेशनल क्रिकेट को डैमेज करने का सबब बन रहा है? इंटरनेशनल क्रिकेट में हमारी डैमेज तो किया ना, 10 साल तक हमारे यहाँ टीम कोई नहीं आई, तो वो डैमेज किया। वो सारा कुछ करने के बावजूद जब अब टीमें आना शुरू हो गई हैं, सिक्योरिटी का कोई बहाना नहीं है, तो अब कोई वजह नहीं बनती कि वो ना आए या हमारी टीमें वहाँ ना जाएं। इनको चाहिए कि इसको बैठ के सकाफती लेवल पे आप दुश्मनी बराए दुश्मनी करने से फ़ायदा कोई नहीं है। स्पोर्ट्स तो एक एंटरटेनमेंट की है। TV पे आप देखते हैं सारी दुनिया जहाँ के प्रोग्राम चल रहे होते हैं, यहाँ पर भी सिग्नल्स आ रहे होते हैं, वहाँ पर भी सिग्नल आ रहे होते हैं, तो मतलब ये कि जब वो देख सकते हैं, हम इनको देख सकते हैं, वो हमें देख सकते हैं, तो भाई खेलने में क्या प्रॉब्लम है, मेरी तो समझ से बाहर है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो इन्होंने ज़का अशरफ साहब ने एक और अनाउंसमेंट कर दी कि T10 लीग कराने का ये सोच रहे, कह रहे हैं हम अपनी भी T10 लीग कराना चाह रहे हैं। आप चूँकि पुराने दौर के क्रिकेटर हैं, बेसिक्स के ऊपर बात करते हैं। T20 कुछ लोग कहते हैं कि उसने क्रिकेट की बेसिक्स को ख़राब किया। T10 आप समझते हैं कि मज़ीद नौजवानों का जो है वो लॉन्गर वर्जन से दूर कर देगी? अरे भाई साहब, पहले तो आप डोमेस्टिक क्रिकेट ठीक करें ना अपनी। पहले तो आप आपके जो कंपोनेंट हैं, जो रीजन्स हैं, उनको आप एम्पावर करें बाबा, उनको एम्पावर करें। वो फिर कहीं जाकर आपके वो इस काबिल हों कि वो अपने नर्सरी से लड़के निकालते रहें, तब आपका T20 और PSL और ये सब कामयाब होंगे ना। जब लड़के ही नहीं होंगे तो कहाँ से कामयाब होंगे? तो पहला काम तो ये होना चाहिए कि जो आपका बोर्ड का सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो आपकी जनरल बॉडी है और जो आपकी गवर्निंग बोर्ड हैं, वो लोग इंटैक्ट आ जाएं और फिर उनके इजलास हो, उनकी बात सुनी जाए, उनके मसाइल हल किए जाएं, उनको शेयरिंग के बेसिस के ऊपर आप उनको खड़ा होने की ताकत दें। हम रूट पे तो काम करने को तैयार ही नहीं है, हम तो ऊपर सतह पे काम करने को तैयार है। कॉस्मेटिक सर्जरी हो रही है और पीछे 50 साल से हो रही है, वो टीम बनाओ, टूर कर लो, जीत के आ जाओ, हार के आ जाओ,
वाह टैलेंट हमारा इतना है कि अल्लाह के फजल से कमी ही नहीं है। मगर अगर आप चाहते हो कि जी आप परमानेंट बेसिस के ऊपर और हो काम, तो पहले अपने जो रीजन्स हैं या जो भी आपका सेटअप है लोकल लेवल पे, उसको आप पहले स्ट्रांग करें और उसके अंदर वहाँ पर लोगों को उजागर करें कि वो कैसे अपने बोर्ड को खड़ा करें, अपने रीजन्स को खड़ा करें। हम उनको हर चीज़ को अपनी तरफ से फीडबैक कर रहे हैं, तो उनको अगर हम पैम्परिंग करे जाएंगे तो कभी भी नहीं होंगे ना। आप उनका एक फिक्स कर दीजिए कि आप साल भर के अंदर आपका जो शेयर्स देना शुरू कीजिए। भले एक साल आपको प्रॉब्लम होगी, मगर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो खड़े हो जाएंगे। एक मखसूस अमाउंट इनका जो एनुअल बेसिस के ऊपर बनता है वो आप उनको दीजिए कि भाई इससे ज़्यादा अब आपने करना है तो आपने खुद रीजनरेशन कीजिए ताकि वो आपके पास हो। तो ये तो होती है कॉन्क्रीट बात। अब ये है कि ऐसा, क्योंकि लोग शॉर्टर वर्जन के लिए आते हैं, 3 साल के लिए आते हैं, ऑब्वियसली बात है 3 साल के बाद उन्होंने जाना होता है, तो वो इतना टाइम नहीं होता है कि वो ग्रास रूट लेवल पे काम करें। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक बैठ के इस बात को भी गौर किया जाए कि हम पहले कैसे अपनी जनरल बॉडी को इन्वॉल्व करें, कैसे हम रीजन्स को इन्वॉल्व करें, फिर कहीं जाके बात बनेगी। ठीक है। अच्छा इकबाल भाई, ये भी नजम सेठी साहब कुछ अरसे पहले रहे, उससे पहले ज़का अशरफ साहब थे, फिर वसीम खान साहब थे। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3-4 अदवार जो गुजरे और अभी ज़का अशरफ साहब हैं, नजम सेठी साहब, फिर रमीज़ राजा साहब और फिर वसीम खान, बेस्ट आपके ख्याल में चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड कौन था और आपको किससे ज़्यादा तवक्कात थी? नहीं, बेस्ट ये बताइए कि बेस्ट वो दौर कौन सा था जिसमें जो सतही तौर पे जो अबूरी तौर पे जो काम हुआ है उसमें बेस्ट कौन लोग थे, ये बात करिए। परमानेंटली तो किसी ने कोई काम नहीं किया है, ना किसी को किसी से भी मुतमईन नहीं है। PSL एक कराई है, सेठी साहब को क्रेडिट जाता है, यस 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़ा अच्छा प्रोडक्ट बन गया है, वो एक अलग चीज़ है। मगर वो हमारे डोमेस्टिक सेटअप का वो एक अलग कमर्शियल वेंचर है। डोमेस्टिक सेटअप का जो सेटअप था वो आपका उस बनाया गया रीजन में जो आ गया और खत्म करके वो भी प्रोविंशियल लेवल पे जो था वो भी हवाओं में तैरता रहा और बुलाया गया था लंदन से कि वो आएंगे और ये यहाँ पर बिल्कुल सेटअप कर देंगे और मानी साहब और वसीम साहब और ये सब आएंगे, सब अच्छा हो जाएगा। वो क्या हुआ? वो भी वैसी के वैसी। आज भी बोर्ड जो है वो अपनी पल्ले से सब लड़कों को जो तनख्वाहें दे रहा है और टूर्नामेंट करा रहे और खिला रहे और सब चीज़ का खुद ही जिम्मेदार है। तो ऐसा दुनिया में तो नहीं हो रहा। दुनिया में तो ये हो रहा है कि रीजन्स जो हैं वो खुद कफील हो जाते हैं, उनको एनुअल बेसिस के ऊपर प्रॉफिट का शेयर मिलता है और उनको कहा जाता है कि अब आप अपना काम करिए। उनको इंडिपेंडेंट काम तो करने दो, हम तो किसी को काम करने देते नहीं, करते रहते हैं, उनको सबको कोई ना कोई बहाना दे के ख़त्म कर देते हैं। ठीक है। अच्छा सर, अभी डोमेस्टिक सीज़न का आगाज़ हो रहा है, आपने बड़े डिपार्टमेंट को हेड भी किया है स्पोर्ट्स की। अगर मैं बात करता हूं, आपको क्या लगता है कि क्या इस मरतबा डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स का आगाज़ हो जाएगा? क्योंकि ये बात भी हो रही है कि रीजन और डिपार्टमेंट के मैचेस साथ साथ होंगे। देखिए अली, आप बात समझने की कोशिश करें। 4 साल तो हुकूमत PTI की थी, उसमें बंद रहे। 1 साल रमीज़ राजा साहब का 5 साल हो गए, 1 साल ये रहा नहीं, तो 5-6 साल से तो डिपार्टमेंट बंद ही पड़े हुए। तो डिपार्टमेंट का जितना भी जो वापडा के अलावा मेरा ख्याल है जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनको दोबारा से बनाना पड़ा। जहाँ जहाँ पाकिस्तान के करंट टेस्ट क्रिकेटर हैं उन्होंने तो अपने डिपार्टमेंटों के ऊपर जोर लगा के, वो जैसे मिसबान सुई सदर्न गैस है या दूसरी वाली जो है नॉर्दर्न वाली है, तो उनको तो हो गया काम, उनका तो चलो टीमें बन भी जाएंगी, उनको प्लेयर्स भी अवेलेबल हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ मौजूद हैं बोर्ड के अंदर, वो सारी हेल्प आउट भी कर लेंगे और सब सेटअप करके वो चला लेंगे। मगर जो डिपार्टमेंट बंद पड़े हुए हैं जैसे नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक है, इनको लिए तो आपको जब तक कि आप इनको दोबारा से हेल्प आउट नहीं करेंगे ये खड़े कैसे होंगे? इनको तो आपने दोबारा जाके इनके लोगों से पूछना है कि भाई इनको कोई मदद की ज़रूरत है, कहीं कोचेस की ज़रूरत है, कहीं प्लेयरों की ज़रूरत है, तो इनको फैसिलिटेट करें ताकि ये खड़े हों। जब तक ये खड़े नहीं होंगे तब तक ये आपका मामला सही हल नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच इकबाल कासिम साहब हमारे साथ मौजूद थे, आज शो का हिस्सा थे। और आज का दिन ऐसा लगता है कि शायद चीफ सेलेक्टर्स के हवाले, क्योंकि इकबाल कासिम साहब ने मुख्तलिफ अदवार में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चीफ सिलेक्शन कमेटी की जिम्मेदारियां संभाली। इंज़मामुल हक साहब को आज हमने डिस्कस किया। इसके अलावा आज एक और पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर है मोहम्मद वसीम, जो इन्होंने अपने डेब्यू पे सेंचुरी बनाने का एजाज़ हासिल किया। आज उनकी सालगिरह भी है और आपको मालूम है कि हम ग्रास रूट क्रिकेट और स्पोर्ट्स की बात भी करते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की बात भी करते हैं, तो मोहम्मद वसीम
वसीम को जी स्पोर्ट्स की जानिब से और हमारी जानिब से सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक। और ऐसी कई सालगिरह मोहम्मद वसीम आप सेलिब्रेट करें और इसी तरह से जो है वो अपने अहले खाना के साथ एक खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजारें। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह अगले शो में फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।